डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे हमारी 4th यूनिट के बारे में। जैसे कि आप स्लाइड पे देख रहे हैं, कम्युनिकेशन, सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए हमें एक माध्यम की ज़रूरत पड़ती है जिसकी मदद से हम अपने विचारों को और अपनी भावनाओं को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। इसी को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। जिस माध्यम के ज़रिए हम कम्युनिकेशन करते हैं उसे कम्युनिकेशन का माध्यम कहते हैं। वह माध्यम कोई भी हो सकता है, वह एक भाषा भी हो सकती है और किसी तरह का इशारा या संकेत भी हो सकता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पहले के ज़माने में लोग अपने विचारों को और अपनी भावनाओं को दूसरे व्यक्ति को कहने के लिए इशारों का उपयोग करते थे और धीरे धीरे समय के साथ साथ लोग भाषा के ज़रिए एक दूसरे के साथ बात करने लगे। जैसे पशु पक्षियों जो कि बोल नहीं सकते, वह भी आपस में संचार करते हैं, वह भी कम्युनिकेशन करते हैं। वह अपने तरीके से करते हैं और बड़ी आसानी से दूसरे पक्षियों को अपना संदेश पहुंचा देते हैं। आगे स्लाइड में देखिए आप। आज का ज़माना टेक्नोलॉजी का ज़माना है। कम्युनिकेशन करने के लिए हमारे पास बहुत सारे माध्यम हैं। आज हम सोशल मीडिया के माध्यम से दूसरे लोगों के साथ कम्युनिकेशन आसानी के साथ कर सकते हैं। अपने विचारों को, अपने मनोभावों को उनके साथ शेयर कर सकते हैं। तो यह भी एक प्रकार का कम्युनिकेशन ही हुआ। इंटरनेट के बदलते इस दौर में हमारे पास बहुत सी टेक्नोलॉजी ऐसी हैं जो कि कम्युनिकेशन को, संचार को आसान बनाती हैं। आगे देखिए। और ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि कम्युनिकेशन करने के लिए दोनों व्यक्तियों के पास में पूरे संसाधन उपलब्ध हों। दो व्यक्तियों जो कि दो अलग अलग जगहों पर हैं, वह अपने से बहुत दूर हैं, एक दूसरे से बहुत दूर हैं, तब भी वो दोनों व्यक्ति एक दूसरे के साथ आराम से अपना कम्युनिकेशन या संचार कर सकते हैं। कम्युनिकेशन करने के लिए बहुत सारे तरीके मौजूद हैं। पहले ज़माने में अगर दो व्यक्ति एक दूसरे से बहुत दूर होते थे, उनका आपस में अपने विचारों को आदान प्रदान करना बहुत कठिन होता था, परेशान होते रहते थे। तो उस समय ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी जिसकी मदद से आसानी से कम्युनिकेशन करा जा सके। और अगली स्लाइड में आप देखेंगे, तब के समय में लोग एक दूसरे को चिट्ठियां लिखते थे और उसमें बहुत टाइम चला जाता था। आज के समय में अगर हमें दूसरे देश में बैठे किसी व्यक्ति के साथ संचार या कम्युनिकेट करनी है किसी बात को, हम कुछ ही मात्र फ्यू सेकंड्स के अंदर उस व्यक्ति के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। और यह सब टेक्नोलॉजी की मदद से ही संभव है। इन सब बातों से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कम्युनिकेशन या संचार को बेहतर बनाने में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है। आगे हम इसका हिंदी रूपांतरण समझते हैं कि हिंदी में इसको क्या बोला जाता है। कम्युनिकेशन का हिंदी मतलब होता है संचार। सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए क्रिया को संचार कहते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कम्युनिकेशन शब्द को लैटिन भाषा का शब्द कम्युनिकेयर से लिया गया है, जैसा आप स्लाइड में देख पा रहे हैं। तो यह था कि कम्युनिकेशन का हिंदी अर्थ। कम्युनिकेशन के भी कुछ प्रकार होते हैं। अभी आपको पता है संचार क्या है, तो अब आपके लिए कम्युनिकेशन के प्रकार के बारे में जानना आसान होगा। तो चलिए जानते हैं कम्युनिकेशन कितने प्रकार का होता है, जो आप अभी अगली स्लाइड में देख पा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। जो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होता है वो व्यक्ति स्वयं अपने आप करता है। जैसे आप लोग कभी कभी सोचते हो, अपने आप से ही बातें करते रहते हो कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। तो इस प्रकार का जो होता है वो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे कि स्लाइड में आप देख पाते हैं, इस प्रकार में व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ बातचीत नहीं करता, बल्कि वह खुद के साथ ही बातचीत करता है, अपने मन में सोचता है, समझता है। आपने भी कई लोगों को देखा होगा कि जब मन की कुछ ना कुछ सोचते हैं तो अपने आप से बात करते हैं। तो यह एक प्रकार का कम्युनिकेशन है जिसे हम इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं।
दूसरे पे आते हैं हम लोग, जो कि आप स्लाइड में देख रहे हो। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। जब दो व्यक्ति एक दूसरे के सामने होते हैं और कम्युनिकेशन करते हैं तो ऐसे को हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे आप स्लाइड में देखिए, कम्युनिकेशन के इस प्रकार में दो व्यक्ति आपस में अपने विचारों को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। लोग किसी भाषा का प्रयोग करके या फिर किसी संकेत उपयोग करके एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं। इसे हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन तभी कह सकते हैं जब दो व्यक्ति शामिल होते हैं, जिसमें एक व्यक्ति अपनी बात को दूसरे व्यक्ति के साथ शेयर करते हैं और दूसरे व्यक्ति अपनी बात को पहले व्यक्ति के साथ शेयर कर सकता है। अब हम बात करते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन की। ग्रुप कम्युनिकेशन को हिंदी में समूह संचार भी कहते हैं। इसके नाम पर से ही हमें यह अंदाज़ा आ जाता है कि कम्युनिकेशन के इस प्रकार में किसी एक या दो व्यक्ति नहीं बल्कि व्यक्तियों का एक ऐसा पूरा समूह संचार से जुड़ा होता है। जब कोई मीटिंग होती है, जब कोई पार्टी होती है, बहुत सारे लोग होते हैं, कोई एक व्यक्ति अपनी बात को ग्रुप के अन्य सदस्यों को शेयर करता है तो इसे हम समूह संचार यानी ग्रुप कम्युनिकेशन कहते हैं। आगे हम बात करते हैं 4 नंबर, मास कम्युनिकेशन। जैसे आप स्लाइड में देख रहे हैं, मास कम्युनिकेशन हिंदी में रूपांतरण जनसंचार कहते हैं। कम्युनिकेशन का यह प्रकार ग्रुप कम्युनिकेशन से थोड़ा मिलता जुलता है, यह उसके थोड़ा अलग है। जब किसी सूचना को लोगों के एक बहुत बड़े समूह को पहुंचाना होता है तो हम कहते हैं जनसंचार का मतलब मास कम्युनिकेशन, जन जन तक हमारी सूचना पहुंचे, हमारी बातें पहुंचे। उदाहरण के लिए आपको दिया हुआ है कि एक प्रधानमंत्री जब अपने देश की जनता को संबोधित करता है तो इस प्रकार के संचार को हम मास कम्युनिकेशन कहते हैं। तो अब ये आपने देखा है स्लाइड में, इसको आप थोड़ा और एक बार रीड करें कि संचार जो घटक हैं वो किस प्रकार से हैं और मास कम्युनिकेशन क्या होता है। अब हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को आप जैसे स्लाइड में देख पा रहे हैं कि जो ये है एक ऐसा, आप देखिए स्लाइड के अंदर, एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ करता है कम्युनिकेट करता है तो वह इस पूरे प्रोसेस को फॉलो करता है जिसे कम्युनिकेशन प्रोसेस कहा जाता है। इस प्रक्रिया में बहुत सारे एलिमेंट शामिल होते हैं। उसके बारे में विस्तारपूर्वक नीचे दी गई कम्युनिकेशन प्रोसेस को आसानी से समझने के लिए यहाँ हमने आपको कम्युनिकेशन प्रोसेस चार्ट एक बना के दिया। आपके लिए एक चौड़ा चार्ट हम लोगों ने तैयार किया है। इस चार्ट को आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम में लिखें। देखिए, पहले सेंडर है, सेंडर इनकोडिंग करता है, फिर मैसेज करता है, फिर डिकोडिंग होता है, फिर रिसीव होता है, फिर फीडबैक होता है, फिर सेंडर के पास वापस चला जाता है। इसको भी हम ध्यानपूर्वक अभी एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे ये नंबर 1 सेंडर आ गया तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये सेंडर शब्द है, जो ये आ गया सेंडर। अभी सेंडर का आपको बताते हैं कि क्या मतलब होता है। जो व्यक्ति अपनी बात दूसरे व्यक्ति को कहता है, वह जो संदेश देना चाहता है वह सेंडर कहलाता है। अगर आप किसी सूचना को किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शेयर करते हैं तो आप सेंडर कहलाओगे। आसान भाषा में कहें तो जिस व्यक्ति द्वारा सूचना दी जाती है उसे हम सेंडर कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अपने मैसेज की और इनकोडिंग की। देखिए, जो व्यक्ति कम्युनिकेशन करता है वह अपने मन की बात को, अपने विचारों को लिखित या फिर सांकेतिक रूप में दूसरे व्यक्ति को कहता है। तो उस व्यक्ति ने जो लिखा या जो संदेश दिया हम उसे मैसेज कहते हैं। तीसरे नंबर पे देखिएगा इनकोडिंग। हम संदेश को समझने के लिए कुछ संकेतों का प्रयोग करते हैं, इन्हें ही हम एनकोडिंग कहते हैं। अब नंबर 4 पे देखिए आप, रिसीवर दिखाई दे रहा होगा आपको। सेंडर जिस व्यक्ति को मैसेज भेजता है उस व्यक्ति को रिसीवर कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो जिस व्यक्ति के लिए मैसेज को भेजा गया है उस व्यक्ति को ही हम रिसीवर कहते हैं। उसके बाद डिकोडिंग देखिए। अब सेंडर ने जो मैसेज भेजा है उसे रिसीवर समझेगा, इसे हम डिकोडिंग कहते हैं। अब आप आ जाइए अपने नंबर 6 पे, जो फीडबैक है। रिसीवर ने जो मैसेज प्राप्त किया वह उसे पढ़ेगा, समझेगा और उसके बाद वह कुछ रिप्लाई करेगा जो कि वापस सेंडर को करेगा। तो अब रिसीवर रिप्लाई करता है, मतलब कुछ एक्शन लेता है, तो उसे हम फीडबैक कहते हैं। और जब ऐसा होता है तो तब पता चलता है कि सेंडर ने मैसेज रिसीवर को भेजा था, वह मैसेज रिसीवर के पास पहुंच गया है, उसने वह पढ़ लिया है और समझ लिया है।
थैंक यू, धन्यवाद। आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और इसको एक बार सब्सक्राइब करें, क्योंकि किसी भी तरह की जानकारी मैं आप लोगों के साथ समय पर शेयर करता रहूँ। थैंक यू।